Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 9th, subject Science. Today we are reading chapter 1, Matter in our surroundings. हमारे आसपास के पदार्थ. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है. Everything in this universe is made up of a material which scientists have named matter. इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter. जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume and have mass. ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती हैं. अब देखिए, यहाँ वॉल्यूम पर स्टार दिया गया है एंड इस स्टार का मीनिंग इस पेज के नीचे दिया गया है. द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर. मीन्स अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर क्यू है, घन मीटर है. द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर. सामान्य तौर पर हम वॉल्यूम या आयतन को लीटर में मेजर करते हैं एंड हमारा 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky and water. भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया जिसे पंचतत्व कहा गया. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे. मीन्स इस अध्याय में हम पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ का भौतिक स्वरूप. भौतिक से अर्थ निकलता है कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम भौतिक कहते हैं. एंड केमिकल प्रोसेस वो होती है जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है
जैसे हमारा भोजन जो पचता है तो उसे हम बॉडी की केमिकल प्रोसेस कह सकते हैं। तो आइए पदार्थ का भौतिक स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, मीन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous or particulate. आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं, मीन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं या कणों से बने हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक 100 मिलीलीटर बीकर। एक 100 ml का बीकर लें। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। डिसॉल्व some salt sugar with the help of a glass rod. दिए गए नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। Observe any change in water level. जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। What do you think has happened to the salt? आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ? हमारे अनुसार नमक या शक्कर जल में घुल गए। Where does it disappear? ये कहाँ गायब हो गए? हमने कहा ना, ये शक्कर या नमक पानी में घुल गए। Does the level of water change? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? नहीं, जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। चलिए अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक बीकर है, इसमें पहले पानी दिखाया गया है, देन इसमें हमने सॉल्ट डाला, देन इसको ग्लास रॉड से हमने मिक्स किया, तो ये सॉल्ट वाटर में मिक्स हो गया। इसके पार्टिकल्स इसमें क्लियरली विजिबल हैं, यू कैन सी दैट। तो आप देख सकते हैं कि नमक कैसे पानी में घुल गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, मीन्स पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। आइए इसे भी हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 milliliter of water. पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। Take out approximately 10 milliliter of this solution and put it into 90 ml of clear water. इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें।
Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. फिर इस घोल में से फिर से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Means इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें. मीन्स एक बीकर में 100 ml वाटर लेकर उसमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालें, उनको घोलें, फिर उसमें से 10 ml के लगभग घोल निकालें और 90 मिलीलीटर पानी जो कि हमने एक बीकर में अलग से रखा हुआ है उसमें मिला दें और उसे घोल दें. फिर उसमें से फिर से 10 ml घोल हमें निकालना है और नेक्स्ट बीकर में हमें डालना है जिसमें पहले से हमने 90 ml वाटर रखा हुआ है. उसमें हमें 10 ml घोल को निकाल कर डालना है, उसको घोलना है. फिर उसमें से 10 ml निकालना है और नेक्स्ट बीकर में जिसमें हमने 90 ml पानी रखा हुआ है उसमें मिलाना है. ये प्रोसेस हमें 5 से 8 बार करनी है. इस डायग्राम में हमें 5 टाइम्स दिखा गया है. वी कैन सी दैट कि घोल का कलर स्टेप बाय स्टेप लाइट होता जा रहा है. मीन्स कलर फीका होता जा रहा है. इज द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या जल अब भी रंगीन है? हाँ, जल अब भी रंगीन है लेकिन इसका कलर थोड़ा फीका हो गया है. This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liters. यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे. ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं. Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles. अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते. कहने का मतलब है कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब ये कण और छोटे कणों में विभाजित नहीं हो सकते हैं. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं. यस, अवश्य कर सकते हैं. हम डिटॉल को पानी में डाल सकते हैं. The smell can be detected even on repeated dilution. लगातार घोलने पर भी, लगातार तनुकृत होने पर भी, मीन्स हम इसे लगातार घोलते रहें तब भी उसकी महक हमें मिलती रहती है, इसमें स्मेल बनी रहती है. The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते. पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, जिनसे मिलकर पदार्थ बना होता है वो कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते. आइए अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है. जैसे कि हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं. तो यह दर्शाता है कि
पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। Particles of matter are continuously moving. Means पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अर्थात पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, इसे हम एक्टिविटी 1.7 से समझते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। मीन्स एक लोहे की कील, एक चॉक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लीजिए। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास कीजिए। इन विच ऑफ द above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? The above 3 activities suggest that particles of matter have force acting between them. देखिए, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स पदार्थ की अवस्थाएं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? वे कितने प्रकार के हैं? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट्स इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। तो चलिए, now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. चलिए, अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 इज द सॉलिड स्टेट। देखिए, ठोस अवस्था। देखिए, हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। All the above are examples of solids. ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes, that is, have negligible compressibility. इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन मीन्स नगण्य संपीड्यता होती है। बाहुबल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं।
Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। आपने देखा ही है, जैसे हम पेंसिल को बीच में से बल लगाते हैं तो वो टूट जाती है, लेकिन मुड़ती नहीं है। तो ये क्या है? ठोस है, अर्थात वह दृढ़ है। नंबर सेकंड इज द लिक्विड स्टेट, मीन्स द्रव अवस्था। इसके एग्जाम्पल क्या है? जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सभी क्या हैं? लिक्विड स्टेट के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड स्टेट। Liquids have no fixed shape but have a fixed volume. द्रव का आकार नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। They take up the shape of the container in which they are kept. देखिए, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। कैसे होते हैं? तरल होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट। नंबर 3 इज द गैसियस स्टेट, मीन्स गैसीय अवस्था। देखिए, गैसीय अवस्था की एग्जाम्पल्स हमारी वायु होती है। जो वायु होती है वही हमारी गैसीय अवस्था का एग्जाम्पल है। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। Compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicles due to its high compressibility. Large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. देखिए, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो ये हो गई हमारी गैसेस स्टेट की क्वालिटी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रीडिंग कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। देखिए, इसमें ये दिया गया है, जो हमारा वाटर रहता है उसकी सॉलिड स्टेट रहती है आइस, मीन्स बर्फ, और जल की लिक्विड स्टेट रहती है वाटर, पानी के रूप में जल द्रव अवस्था में होता है, एंड गैस एज वाटर वेपर, और जो जल की
गैस अवस्था जो रहती है वह जल वाष्प के रूप में रहती है। What happens inside the matter during this change of state? अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था बदल जाती है? What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answers to these questions, isn't it? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल खोजना चाहिए। हम आगे इनके आंसर खोजते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए, पदार्थ की जो अवस्थाएं चेंज होती हैं वो किस वजह से होती हैं? उनका एक कारण होता है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्या होता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो हमारा तापमान चेंज होता है उस वजह से भी पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. देखिए, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. देखिए, एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। देखिए, जैसे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। बर्फ का गलनांक 273.1 केल्विन है। अर्थात बर्फ जो रहता है हमारा वह 273.16 केल्विन पर जल बन जाता है। Now we are reading the second point, effect of change of pressure. पदार्थ जो अपनी अवस्था बदलते हैं उस पर दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। दाब परिवर्तन का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर गैस संपीड़ित हो जाती है। इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस
दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का जो अंतर रूपांतरण होता है वह दिखाया गया है। सॉलिड से लिक्विड बनती है, लिक्विड से गैस बनती है, गैस से फिर सॉलिड बनती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। इवेपोरेशन अर्थात वाष्पीकरण। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं तो इनमें क्या होता है? इनमें जल का वाष्पीकरण हो जाता है। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। This phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रोसेस को हम वाष्पीकरण कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया मीन्स सतह क्षेत्र बढ़ने पर। देखिए यदि हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम सीखते हैं। We know that evaporation is a surface phenomenon. हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. देखिए सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं तो क्या होता है कि जो सतह का क्षेत्रफल रहता है वह बढ़ जाता है, तो जल का वाष्पीकरण जल्दी से हो जाता है। द सेकेंड वन इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मीन्स तापमान में वृद्धि। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। A decrease in humidity means आर्द्रता में कमी। Humidity is the amount of water vapor present in air. वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, वायु की गति में वृद्धि। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कैसे? वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग मीन्स वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जो वाष्पीकरण होता है उसके कारण वातावरण में ठंडक हो जाती है, तो कैसे होती है।
In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. देखिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं. This absorption of energy from the surroundings make the surroundings cold. इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है. We wear cotton clothes in summer. गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? During summer, we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. देखिए, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि हम गर्मियों में सूती कपड़े ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है. जैसे कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं. वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है. Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है. इसलिए हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं. देखिए, Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्या है? बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो बर्फ से भरा जल से भरा ग्लास रहता है, उस ग्लास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं? ऐसा क्यों होता है? Let us take some ice cold water in a tumbler. किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि the water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है. क्या होता है? जो वायु में जलवाष्प की जो उपस्थिति रहती है, वह ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आने लगता है. तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ. थैंक यू.